हेलो बच्चों, सो वेलकम टू ऑल इन आवर पर्सनल ट्यूटर आवर चैनल। तो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है और हम यहाँ पर आज केमिस्ट्री की एक और नया टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है, उस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस वाली टर्म में आने वाले हैं, और वो सारे चैप्टर्स कल हमने डिस्कस कर लिए थे। और उन चैप्टर में से कल हमने एक चैप्टर उठाया था जिसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो अगर हम कल के लेक्चर की बात करें तो कल हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, लाइक दैट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस। ये वाले जो टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। रेजिस्टेंस हमने पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद में रेजिस्टिविटी हमने पूरा पढ़ लिया था। हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये दो पार्ट जो हैं वो हमारे बाकी थे। तो आज हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी वाला जो भी पार्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा पार्ट आज हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैं अपना अगला टॉपिक ले रही हूँ रेजिस्टिविटी के बाद। जिन बच्चों ने भी कल रेजिस्टिविटी पढ़ा था मुझसे, उनको कंडक्टिविटी पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कंडक्टेंस को। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर अपना चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले मैं चैप्टर यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपको टर्म 2 में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस बहुत ही इजी है। अगर नॉर्मली हम पूछते हैं तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट का फ्लो होना। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की टर्म्स में कंडक्टेंस को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो कंडक्टेंस को जो हमें डिफाइन करना है वो रेजिस्टेंस की टर्म्स में हमको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की टर्म्स के अंदर कंडक्टेंस को क्या करने वाले हैं? कंडक्टेंस को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस की टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है। मैंने अच्छे से आपको बेसिक्स जब कल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के अपोज में काम करता है। अपोज में मतलब उल्टी तरह से काम करेगा, मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का अपोज रहेगा और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोज रहेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल किसका? रेजिस्टेंस का जो भी रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैं बताने वाली हूँ आपको कि कंडक्टेंस जो होगा वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। 1 के अपॉन में हम क्या लिख देंगे? 1 के अपॉन में हम रेजिस्टेंस लिख देंगे। सो ये कंडक्टेंस क्या हो गया है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? कंडक्टेंस को G स्टार से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम G स्टार को ही क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है मैम कि हम G स्टार को लेते हैं कंडक्टेंस के लिए? क्योंकि G जो साइन होता है वो गैल्वेनोमीटर का साइन होता है। गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट करके बताता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम G स्टार ले रहे हैं, जो इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इनडायरेक्टली कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो G स्टार इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में R हो जाएगा। तो G स्टार इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 1 अपॉन में R हो गया हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, G स्टार हो गया कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए यूनिट देख लेते हैं बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? बहुत ईजी यूनिट हो जाएगी। देखिए, R की यूनिट आप सभी जानते हैं, क्या होती है? R की यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट आप जानते हैं ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। ओम को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम को हम ऊपर ले गए तो क्या हो गया? यहाँ पे ओम इनवर्स हो गया है। अगर हम ओम इनवर्स की बात करें तो ओम इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं? और भी नाम है इसका, नाम साइमन हम कह सकते हैं,
ठीक है, और इसको हम मोह भी कह सकते हैं, MHO, मोह। मैं ओम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओम इनवर्स की। तो ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं और ओम इनवर्स को ही हम मोह भी बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही के नाम है, ओम इनवर्स के ही नाम है, ठीक है। तो ओम इनवर्स को ही साइमन बोला जाता है और उसी को मोह बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी आप यूनिट बताएंगे कंडक्टेंस की, तो आप इन तीनों में से कोई सी भी जो यूनिट है उसको आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को कंडक्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आपने अगर कंडक्टेंस पढ़ा है, आपने अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा है, तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को समझने में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के जैसा ही है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, वो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके पहले हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको कंडक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा। देखिए, जब भी हम पूरे कंडक्टर की बात करते हैं तो ऑल ओवर पूरे कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो होता है उसको तो हम कंडक्टेंस कहते हैं। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम लेंथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर और एरिया ले लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने केवल लेंथ कितनी ले ली है बच्चों, हमने लेंथ ले ली है 1 सेंटीमीटर, और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया मैंने ले लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस पूरे कंडक्टर का लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ में ले चुकी हूं 1 सेंटीमीटर, और उस पूरे कंडक्टर के अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो केवल इतने पार्ट में 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, केवल इतने पार्ट में जितना भी कंडक्टेंस होगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं डेफिनेशन कैसे बोलूंगी बच्चों, द टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जब भी हम बात करते हैं टोटल कंडक्टेंस तो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इतने पार्ट में जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बुलाएंगे। तो एक डिफाइन, ये तो बिल्कुल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जैसी मैंने आपको बताई है, क्योंकि यू नो दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है और एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो उसमें जितना भी कंडक्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते थे। उसी तरीके से जब हमने लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतने पार्ट में जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो लेंथ हो गई है 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। सब क्वेश्चन आता है कि मैम स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो भी हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो भी होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, देखो
स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमें ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कप्पा। ये हमारा ग्रीक लेटर है, यहाँ साइड में नाम लिख दे रही हूँ। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों कप्पा। सो कप्पा इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? रो से डिनोट किया जाता है। सो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन रो, है ना। तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? 1 अपॉन रो। अब वी नो दैट, इसको हम दे देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब वी नो दैट रो का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट हमने जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बट वी नो दैट, हम जानते हैं रो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रो का फॉर्मूला होता है आर ए बाय एल, यही होता है आर ए बाय एल। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है रो का फॉर्मूला। सो रो का फॉर्मूला हम जानते हैं कि रो का फॉर्मूला क्या होता है? आर ए बाय एल होता है। और इसको हम कहाँ पुट कर देंगे? हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखो हमने पुट किया कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, और ये जो आर ए बाय एल है इसको हम वहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमने पुट कर दिया, देखिए आर ए अपॉन में एल। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, देखिए 1 अपॉन आर इंटू में एल ऊपर चला जाएगा, एल बाय ए। 1 अपॉन आर इंटू में एल अपॉन ए। क्लियर है ना। आप बताओ, आपने पढ़ा है अभी 1 अपॉन आर क्या होता है? 1 अपॉन आर आप जानते हो कंडक्टेंस होता है, अभी पढ़ाया था। 1 अपॉन आर क्या होता है? 1 अपॉन आर होता है कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे जी स्टार, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एल अपॉन ए। नाउ बाय डेफिनेशन देखिए लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। देखिए लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना है? एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लेंथ रख देंगे और एरिया रख देंगे। सो कप्पा इज इक्वल्स टू जी स्टार इंटू लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कप्पा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी स्टार। तो देखिए प्रूफ हो गया, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है और एरिया कितना होता है? एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो उस केस में जो भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि जब भी लेंथ को हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, एरिया को हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जितना भी कंडक्टेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बच्चों यूनिट, है ना। यहाँ पे हम यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट हम कैसे निकालते हैं? देखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लिख देंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है और इसको हम ले लेंगे। तो फॉर्मूला है कप्पा इज इक्वल्स टू जी स्टार इंटू एल अपॉन ए। सो कप्पा इज इक्वल्स टू जी स्टार की यूनिट होती है ओम इनवर्स, है ना। लेंथ होती है किसमें? सेंटीमीटर में, और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, और सेंटीमीटर जब ऊपर गया तो क्या हो गया? तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गई इसकी यूनिट। आप चाहो तो इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की जगह पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो, और आप चाहो तो इसको मो सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। क्योंकि ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं और ओम इनवर्स को ही हम मो भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा मैंने डिराइव आपको बता दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं है, जब लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर और एरिया हो जाता है कितना? एरिया हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना भी क्या होता है कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, ठीक है। और जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बस थोड़ा सा दोनों का जो डेरिवेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी तो इजीली आप लोगों से बन जाएगा, कोई इशू आई थिंक होगा नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और एक अपना टॉपिक कौन सा था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए अब हम इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं।
चलिए तो हमारा अगला टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। उस पर जाने के पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमारा तो चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो मैं डाल देती हूँ एकदम टॉप पे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, एंड आई लव केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी बच्चों, चलो बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अभी बेसिक पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो मॉल्टन स्टेट में क्या करते हैं, जो मॉल्टन स्टेट में अपने में से करंट को पास करते हैं। जो भी मॉल्टन स्टेट में अपने में से करंट को पास करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो मॉल्टन स्टेट में अपने में से क्या करते हैं, करंट को पास करवाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो ये क्या जनरेट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट जनरेट करते हैं आयंस। और ये आयंस दो टाइप के रहेंगे, आप जानते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, और इन आयंस की वजह से क्या होती है? इन आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर जो आप दोनों अभी कंडक्टिविटी पढ़ोगे, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो दोनों ही कंडक्टिविटी यहाँ पर पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है आयंस के ऊपर, कंप्लीटली डिपेंड कर रही है आयंस के ऊपर। तो आपको आयंस से रिलेटेड यहाँ पर वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया। अब हमारा मेन टॉपिक हम ले लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर पहला टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। थोड़ा इधर से ले लेते हैं क्योंकि लंबा डेरिवेशन जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल, पूरा डेल नहीं बनाना है, और नीचे पाँव में ई क्यू, डेल ई क्यू। तो ई क्यू स्टैंड्स टू इक्विवेलेंट एंड डेल स्टैंड्स टू कंडक्टिविटी। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हमारा जो अगला टॉपिक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये आपने कंटेनर लिया मान लो, है ना। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या करा है? सोल्यूशन ले लिया है। कौन सा सोल्यूशन है ये? VML। इसको हम मान ले रहे हैं कि VML है। कितना ml है वी डोंट नो, तो हम इसको कितना बोल दे रहे हैं? इसको हम कह दे रहे हैं VML ऑफ सोल्यूशन। एक कंटेनर हमने लिया है, सोल्यूशन कितना ले लिया उसका? VML हमने सोल्यूशन ले लिया है। तो VML हमने सोल्यूशन ले लिया उस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं? जो VML ऑफ सोल्यूशन है उसके अंदर हम क्या मिला देंगे? इसके अंदर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। क्या कितना मिला रहे हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हम मिला रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या मिलाएंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। तो हमने सोल्यूशन कौन सा ले लिया है? हमने सोल्यूशन ले लिया है VML ऑफ सोल्यूशन, और इसमें हम कितना मिला रहे हैं? इसमें हम मिला रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर मिला रहे हैं। देखिए हमने ले लिया है। अब जैसे ही ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर जाएगा? इस VML ऑफ सोल्यूशन के अंदर जाएगा, है ना। तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जाकर डिसोसिएट हो जाएगा। और जैसे ही ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जाकर क्या हो जाता है? जाकर वो क्या हो जाता है? जैसे ही जाकर डिसोसिएट होता है, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही वो जाता है और जाकर क्या हो जाता है? जाकर जैसे ही वो डिसोसिएट होता है, तो डिसोसिएट होते ही वो काय में बदल जाता है बच्चों? वो बदल जाता है आयंस के अंदर। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही गया VML ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो वो किस में बदल गया? आयंस के अंदर बदल गया। किस में बदल गया? आयंस के अंदर बदल गया। और इन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, इन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपको बोलनी है, वो ये हो जाएगी, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर
it is the conducting power of all the ions. It is the conducting power of all the ions produced by dissolving. देखो, it is the conducting power of all the ions. किसका conducting power? जितने भी ions हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका कंडक्टिंग पावर. तो इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस. जितना भी इसका जो कंडक्टिंग पावर है वो किसकी वजह से हो रहा है? आयंस की वजह से हो रहा है. इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय. आयंस प्रोड्यूस बाय मतलब आयंस बने कैसे? आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कैसे बने? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने किस में मिलाया? VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर मिलाया. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन VmL ऑफ सोल्यूशन. जब आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर मिलाया तो क्या जनरेट हुए हैं? जनरेट हुए हैं आयंस. और इन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर हुआ, इन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे. सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको बोली है कि इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन VmL ऑफ सोल्यूशन. कि जब आपने क्या किया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आपने VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर मिलाया तो इसकी वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल EQ से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल EQ से रिप्रेजेंट करेंगे. सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका. अब मैं इसके आगे आपको बता देती हूँ कि इसके आगे हम इसको किस तरीके से समझेंगे. तो देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल EQ से. और इसको एक तरीके से और हम बता सकते हैं. ठीक है, एक तरीके से और हम इसको शो कर सकते हैं. देखिए, तो ये हो जाएगा डेल EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू V. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन मैंने लिख दिया है. देखिए, तो इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ऐसा भी बोल सकते हो आप. जो भी कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो, और जो भी वॉल्यूम है उसका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, उसको हम समझते हैं. देखिए, कंसिडर करिए कि आपने ये तो लिखा है डेल EQ इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू V, है ना. डेल EQ इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू V. सपोज करिए कि आपका ये कोई सोल्यूशन है, मान लो. अब इस सोल्यूशन में सोल्यूशन क्या है? लिक्विड क्या है? VmL ऑफ सोल्यूशन है. कितना है सोल्यूशन? सोल्यूशन है आपका VmL आपका सोल्यूशन है. और इसमें आप ज़रूरी तो नहीं है ना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही होगा. इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमने मान लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा. 1 ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है. ज़रूरी तो नहीं है कि वो एग्जैक्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही होगा. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है? CEQ ग्राम है. अब CEQ ग्राम की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कितने भी ग्राम आ सकता है, वी डोंट नो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे CEQ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मान लिया कि इस पूरे सोल्यूशन के अंदर कितना है? इस पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर CEQ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. इतना इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, CEQ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है. तो पूरा VmL ऑफ सोल्यूशन है. और इस VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना है? इस VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर CEQ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. कितना प्रेजेंट है? CEQ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. तो टोटल सॉल्यूशन है VmL और VmL के अंदर CEQ ग्राम है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तब हम क्या करेंगे, है ना. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी लाइन में लिखूंगी यहाँ पे. लेट CEQ ग्राम of electrolyte present in a solution. Let's see, CEQ gram of electrolyte is present in a solution. Then volume of 1 gram इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो हमें वॉल्यूम कितने का निकालना है?
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। टोटल कितना प्रेजेंट है? टोटल बच्चों प्रेजेंट है CeQ ग्राम। हमें वॉल्यूम कितने का निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। टोटल प्रेजेंट है CeQ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें कितने का निकालना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल EQ, गलत लिख दिया मैंने, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का टोटल कितना है? टोटल है CeQ ग्राम। तो हम और VmL में है, मतलब 1 लीटर हम मान लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। तो 1 लीटर के लिए हमने 1000 ml को कहाँ रख दिया? 1000 ml को ऊपर रख दिया है। अब टोटल कितना है? टोटल है CeQ ग्राम। तो 1000 मतलब 1 लीटर में से जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना, पता चल जाएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम हमें इजीली पता चल जाएगा। जो भी हमारा टोटल था, है ना, जो भी हमारा टोटल वॉल्यूम है उसको हमने ऊपर रख दिया। टोटल इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी वैल्यू को हमने कहाँ पर रख दिया है? देखो ये टोटल इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी वैल्यू को हमने नीचे रख दिया है। दोनों को डिवाइड किया तो हमें कितना पता चल गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम पता चल गया है। अब ये जो V की वैल्यू है इसको हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ पुट इन इक्वेशन 1। चलो बच्चों, सो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, डेल EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में CeQ, है ना, ये लिख दिया। डेल EQ इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू में क्या हो जाएगा? 1000 के अपॉन में क्या हो जाएगा? CeQ हो जाएगा। तो डेल EQ इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू 1000 अपॉन में CeQ, ये आपका फाइनली फॉर्मूला हो गया है। अब ये फॉर्मूला होने के बाद में वी नो दैट CeQ जो है ना, ये इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है और ये किसके बराबर होगा? ये नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। क्योंकि जब भी हम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन की बात करते हैं बेटा तो वहाँ पे किसकी बात आ जाती है? नॉर्मेलिटी की बात आ जाती है। अगर यहाँ पे आ गया इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, मतलब इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? नॉर्मेलिटी हो जाती है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर CeQ की जगह पे हम क्या रख देंगे? यहाँ पर जो CeQ है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? उसकी जगह पे हम रख देंगे यहाँ पर नॉर्मेलिटी, यानी कि N को रख देंगे। देखिए, तो जो हमारा CeQ था उसकी जगह पे हमने किसको ले लिया है? नॉर्मेलिटी को यहाँ पर ले लिया है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आ गया फाइनल फॉर्मूला। क्या आ गया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फाइनल फॉर्मूला ये हमारा आ गया है। अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है इसकी यूनिट। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देती हूँ, डेल EQ इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू 1000 अपॉन में N, है ना। कप्पा की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर हम? अगर हम कप्पा की बात करेंगे तो कप्पा की यूनिट अब भी आपने देखी थी, थोड़े टाइम पहले ही देखी थी। कप्पा की यूनिट अब भी मैंने आप लोगों को समझाई थी। क्या थी कप्पा की यूनिट? कप्पा की यूनिट थी बच्चों ओम इनवर्स, है ना, और क्या थी? सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट थी? ये आपकी थी कप्पा की यूनिट। तो कप्पा की यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की जगह पे हम ले लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि 1000 क्या है? 1000 इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे हम क्या यूनिट लेते हैं? सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लेते हैं। और नीचे हम ले लेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो डेल EQ इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? डेल EQ इज इक्वल्स टू में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए, तो डेल EQ इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देखो, जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम होती है जब भी तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है। सो क्यूब में से जब इनवर्स माइनस होगा तो कितना बचेगा? जब क्यूब में से इनवर्स को हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ग्राम इक्विवेलेंट जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपकी यूनिट हो गई। यूनिट होने के बाद में अगर आप चाहें तो जो आपका ओम इनवर्स है
जो आपका ओम इनवर्स है उसकी जगह पे आप साइमन ले सकते हैं। तो इसी यूनिट को आप कैसे लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, जैसा कि आप चाहें एज योर विश वैसे आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो वापस से एक बार बता देती हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा क्या होता है, इसको हम डेल इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन VmL ऑफ सोल्यूशन। आप VmL ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, उसमें आप कितना मिला रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आप मिलाते हैं, तो जितना भी कंडक्टिंग पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे डेल EQ से। सो डेल EQ इज इक्वल्स में होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम। कंसीडर करिए कि जो CU ग्राम है वो इलेक्ट्रोलाइट का, वो काय में प्रेजेंट है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन CEQ हो जाएगा। ये जो भी आपकी पर्टिकुलर वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए। और इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे नॉर्मेलिटी को। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कप्पा एज इट इज़, 1000 एज इट इज़, नॉर्मेलिटी एज इट इज़। कप्पा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कप्पा की जगह पे अगर हम बात करें तो आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और कोई भी डाउट्स या क्वेरी आप लोगों को जो भी रहती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।